ईरान को इस चीज का अंदाजा है, पता है कि जितना ज्यादा फाइनेंशियल प्रेशर, इकोनॉमिक प्रेशर बनेगा, उतना ज्यादा अमेरिका पीछे हटेगा, और वो हट रहा है। अमेरिका को ये समझ नहीं आ रहा है कि इस जंग से मैं निकलूं कैसे बाहर। लेकिन इसके बावजूद इनकी हरकतें जो हैं वो मुझे नौटंकी वाली लगती हैं। एक नौटंकी नौटंकी शब्द ठीक रहेगा इनके लिए कि वो कुछ भी तरह। और इनकी अब जो कोशिश थी, इस नौटंकीबाज की जो कोशिश थी वो ये थी कि वो कठपुतली की तरह वहां मिडिल ईस्ट में देशों को अपने अपने इशारों पर नचाए। ट्रंप हैज प्रूवन टू बी ए बिगेस्ट चीट इन दिस वर्ल्ड। सबसे बड़ा पाखंडी, धोखेबाज और मक्कार के रूप में आया। मुझे इन शब्दों का इस्तेमाल करने में कोई इस समय गम नहीं है। और आपने इतना बड़ा नुकसान करवाया, आपके एयरक्राफ्ट कैरियर वहां से भाग लिए, आपकी जो वहां पर अड्डे थे और जितने बड़े बड़े रडार सिस्टम थे वो सब तबाह हो गए। और उसके बाद जिसके कहने पे आप जंग में गए थे, उसकी खुद बीटिंग लेनी पड़ रही है, उसके खुद न्यूक्लियर रिएक्टर तक खतरे में पड़ गए हैं। ये सारी इस इतनी बड़ी लड़ाई आप लड़ रहे हैं और वहां पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट आग में झोंका हुआ है। उन चीजों को छोड़कर आप वहां की स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात कर रहे हैं। आप तो हर्षद मेहता से भी आगे निकल गए। शुरू से ही केवल और केवल क्योंकि इजराइल जो है, और इजराइल की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, जिसमें वहां के प्रधानमंत्री के ऊपर बहुत से करप्शन के इल्जाम और ये वो सारा कुछ लगे हुए हैं, इलेक्शन आ रहा है, उस सब चीजों की वजह से इजराइल अटैक कर रहा था। और साथ में आपने कहा कि क्योंकि इजराइल अटैक कर रहा है इसलिए हम भी कर देते। जैसे हिंदुस्तान में जिसको हम आजकल गोदी मीडिया या उस तरह से बोलते हैं, वो वहां पर उसका ट्रंप मीडिया जो है वो वही चेहरे आपको बार बार दिखेंगे। लेकिन थोड़ा सा उन लोगों में थोड़ा सा जमीर बाकी है और वो उससे सवाल कर लेते हैं। ये नया ईरान है जो 2 बार धोखा खा चुका है, 3 बार धोखा खा चुका है, चौथी बार धोखा नहीं खाएगा। और वो अब अपनी शर्तों पे और जंग खत्म करेगा, तुम्हारी शर्तों पे नहीं करेगा। आप ने ये सोच लिया कि हम ईरान पर हमला करेंगे और 4-5 दिन में विद इन अ वीक हम अपना वहां पर साम्राज्य स्थापित करके वहां वाहवाही लूटेंगे और पूरे देश में अपने आप को, पूरे दुनिया में अपने आप को एक सुपर पावर एस्टेब्लिश करके फिर से दिखाएंगे। लेकिन कल जो हुआ उसने तो पूरी दुनिया को चौंका दिया कि ये इसका पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं था। और कहता है कि मैं ईरान से बात कर रहा हूँ, 5 दिन में डील हो जाएगी। हो सकता है कुछ ईरान के भूत प्रेत घूम रहे होंगे व्हाइट हाउस के अंदर, जिनके साथ कुछ बातचीत हुई होगी ट्रंप की। वैसे भी सुना है व्हाइट हाउस में भूत प्रेत काफी घूमते रहते हैं। किसके साथ बातचीत हुई, कौन व्यक्ति था, किसी का कुछ नहीं पता। एवरीथिंग इज इन डार्क। दूसरी बात, इस आदमी का सारा जो ट्वीट था, गौर कीजिए, मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये सारा कैपिटल लेटर्स में था। कैपिटल लेटर्स में कभी भी कोई चीज आती है तो अमेरिका में लोग उससे नफरत करते हैं। मैं आपको बताऊं, कैपिटल लेटर में इंसान अपनी धौंस जमाता है कि मैं कुछ हूं और मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। और उसके अंदर ऐसे शब्द लिखे गए कि मैं एक टोटल सोल्यूशन चाहता हूं। टोटल सोल्यूशन मतलब टोटल सोल्यूशन चाहता हूं। और उसके अंदर एक शब्द खास तौर से विच, WHICH, उसको हटाया गया वहां से और उसकी जगह विच वर्ड का इस्तेमाल किया गया। यानी कि आप कह सकते हो जादू टोने वाली जो चुड़ैल WITCH, जानबूझ के सब कुछ किया गया है। और एवरीथिंग, उसमें जो ग्रामर की मिस्टेक थी वो थी, लेकिन जो भी था वो पूरा का पूरा ट्वीट कैपिटल के अंदर अपने आप को अपर हैंड दिखाने का मतलब था कि जो कुछ हूं मैं हूं, मेरी मर्जी से होगा। सीज फायर करूंगा तो मैं, डिसाइड करूंगा तो मैं, डील करूंगा तो मैं, तुम कौन होते हो। हाफ एन आवर गुजरा नहीं था कि ईरान का डिनायल आना शुरू हो गया। पता लग गया कि दिस मैन हैज डिसीव्ड। फिर एक नाम इंडक्ट किया जाता है कालीबैफ का, जो कि स्पीकर है। ही वाज नॉट इन पिक्चर एट ऑल। कालीबैफ ने बाद में कह दिया कि मैं तो पिक्चर में नहीं हूं, किससे बात की जा रही है। तो सारा फैब्रिकेशन किया गया है। व्हाइट हाउस एक षड्यंत्र का अड्डा बना दिया गया और उस षड्यंत्र के अंतर्गत एक इनसाइड ट्रेडिंग होती है, डिसेप्शन होता है, दुनिया को धोखा दिया जाता है। और अमेरिका के कुछ लोग जो इसके दोस्त थे या इसके परिवार के लोग थे, दे मिंटेड नॉट मिलियंस, जस्ट बिलियंस ऑफ रुपीस इन जस्ट 30 मिनट टाइम। आप खुद ही सोचिए साहब, क्या हो रहा है इस दुनिया के अंदर। एक प्रेसिडेंट भी अगर दलाल बन जाता है तो कोई क्या करेगा, और वो भी इनसाइड ट्रेडिंग करता है। इट्स अ फिट केस। द प्रेसिडेंट मस्ट बी इम्पीच्ड एंड रिमूव्ड एंड जेल्ड फॉर हिज एक्ट ऑफ सो कॉल्ड क्राइम। लेकिन ये होगा नवंबर के बाद हो सकता है, अभी नहीं, जब वहां से उसकी मेजॉरिटी खत्म हो जाएगी और ये हारेगा वहां पर। लेकिन रात भर हमले होते रहे, हालात वही है, किसी में कोई फर्क नहीं है। ईरान ने भी हमले किए हैं, इजराइल ने भी हमले किए हैं। और ये 5 दिन का गैप भरोसा नहीं किया जा सकता। ये 4 दिन के बाद या 3 दिन के बाद फिर से हमला कर सकता है। ट्रंप हैज प्रूवन टू बी ए बिगेस्ट चीट इन दिस वर्ल्ड। सबसे बड़ा पाखंडी, धोखेबाज और मक्कार के रूप में आया। मुझे इन शब्दों का इस्तेमाल करने में कोई इस समय गम नहीं है। ये आदमी वास्तव में ही ऐसा है। लेकिन बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसके ऊपर दुनिया को चिंता करने की जरूरत है। और मैंने कल के अपने एक हेडिंग में कहा था, जो आज सुबह 6:30 बजे आया था, और मैंने लिखा था उसमें स्टॉक मार्केट के लिए, उसका फर्स्ट वर्ड था डोंट सेलिब्रेट। सेलिब्रेट मत करना। ये बिल्कुल एक झोंका है। इस झोंके में आके अगर आप एंटर कर गए तो आप मर जाओगे, खत्म हो जाओगे।
वो आज सुबह होता हुआ नजर आया और धीरे धीरे बहुत सारे दुनिया के स्टॉक मार्केट जो ग्रीन में खुले थे वो बाद में रेड में आते नजर आए। हालांकि कोशिशें की जा रही हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ईरान को भी सोचना चाहिए, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। आप अंधेरे में तीर चला के दुनिया को मिसगाइड कर रहे हैं। कुछ ने कहा कि ओमान ट्राई कर रहा है, टर्की ट्राई कर रहा है, कुछ और ट्राई कर रहे हैं, बैक चैनल्स खुले हुए हैं, लेकिन इस ढंग से आप डिक्टेट करना चाहते हैं चीजों को, तो ईरान को मंजूर नहीं है। ये नया ईरान है जो 2 बार धोखा खा चुका है, 3 बार धोखा खा चुका है, चौथी बार धोखा नहीं खाएगा और वो अब अपनी शर्तों पे और जंग खत्म करेगा, तुम्हारी शर्तों पे नहीं करेगा। दिनेश जी, पहले मैं आज आपको बुला लेता हूं और जरा प्रकाश डालिए, ये व्हाइट हाउस है या दलाल हाउस है सर? दलाल स्ट्रीट की आपने बात की, तो दलाल स्ट्रीट, दलाल वर्ड जो है ना सर, ये अरबी से आया इधर और वो उर्दू ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो वो वक्त जब ये दलाल स्ट्रीट बनने का था वो एक अलग मसला है, उसके ऊपर अलग से डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब तो दलालों और शाहकारों के जो गठबंधन है उससे तो यही लगता है कि हर कोई दलाल है, जिस तरफ भी आप नज़र दौड़ाओ। एप्स्टीन से बड़ा दलाल अभी लेटेस्ट आपको कोई और मिलेगा नहीं, लेकिन ये उसके मित्र पाए जाते हैं जिनके बारे में हम अभी चर्चा करने जा रहे हैं। व्हाइट हाउस इस वक्त किन किन मुश्किलात से उलझा पड़ा है उसको समझना ज़्यादा जरूरी है, और उसके सारे उन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए ये सारी हरकतें इस वक्त ट्रंप कर रहे हैं। आप ने ये सोच लिया कि हम ईरान पर हमला करेंगे और 4-5 दिन में विदिन अ वीक हम अपना वहाँ पर साम्राज्य स्थापित करके वहाँ वाहवाही लूटेंगे और पूरे देश में अपने आप को, पूरे दुनिया में अपने आप को एक सुपर पावर एस्टेब्लिश करके फिर से दिखाएंगे। लेकिन आज लगभग 1 महीने का टाइम होने को आ रहा है, वो वहाँ पर जो कुछ हो रहा है, जो नुकसान हो रहे हैं, जो इकोनॉमी का, इवन अमेरिकन इकोनॉमी वहाँ पर जिस तरह से डिस्टर्ब हुई है, उस सब से बाहर निकलने का, और वही बात है कि मित्रों को बचाने का प्रयास तो हर कोई करता है, हमारे देश में भी हो रहा है और वहाँ पर भी होगा। तो वो सारी चीज़ों को एड्रेस करने के लिए और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपका ध्यान भटकाने के लिए, पूरी दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए ये सारे जो है हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। वहाँ मार्केट का जो इम्पैक्ट है उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली इंडियन मार्केट पर ही नहीं, ग्लोबल मार्केट पर भी होता है। आप यूरोपियन मार्केट्स देखिए, आप वेस्ट एशियन मार्केट्स में अगर हम देखें और हिंदुस्तान की भी हम बात करें, तो वो इम्पैक्ट हर कहीं होता है, क्योंकि वहाँ से बहुत सारी चीज़ें ओरिजिनेट होती हैं, जिस कारण से ये सारी की सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर ट्रंप साहब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको ध्यान होगा कि हाल ही में उनके जो सेनेट में प्रश्न उभर कर आए थे, उनसे ये पूछा जा रहा था कि आप अपना स्टैंड क्लियर करें कि आप हैं कहाँ, आप ये जो ईरान में जो कुछ कर रहे हैं उसके बारे में, और वहाँ पर जो हॉस्पिटल्स और इस बच्चों के ऊपर जो हमले होकर उनको वहाँ पर मारा जा रहा है, उसके ऊपर आप अपना स्थिति स्पष्ट करें। तो वो सारी चीजें जो है उनका ध्यान उन चीजों से ध्यान हटाने के लिए, एप्स्टीन के ऊपर तो वो बोल ही नहीं रहे हैं अभी, क्योंकि वो चारों तरफ बेसिक आइडिया क्या है, ये वॉर भी क्या है। मुझे तो ये भी लग रहा है कि वो एप्स्टीन वाला, जैसे हमारे मोदी जी यहाँ पर कोई ऐसा हंगामा करना होता है ना उन्होंने, तो जब आपका मणिपुर से आपका ध्यान भटकाना है तो यहाँ पर वो कोई नया शगुफा छोड़ देंगे। आपका पुलवामा के ऊपर ज्यादा प्रश्न नहीं आए तो वो सिंदूर की बात कर देंगे। ये हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है, या किसी भी देश में शायद ऐसा पहली बार हुआ होगा कि दुश्मन के ऊपर हमला करने से पहले आप उसको फोन करके बता रहे हैं कि भाई हम आ रहे हैं, तुम्हारे ऊपर हमला कर रहे हैं, तो वहां अपना घर खाली कर दो, उसको हम फोड़ेंगे। तो ये सब चीजें जो हैं, यही सब वहां पर अमेरिका में व्हाइट हाउस में बैठकर डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। और आपने देखा होगा जब भी डोनाल्ड ट्रंप बैठते हैं तो एक बहुत सारा वो पत्रकारों की जमात वहां पर इकट्ठी हो जाती है, जिसको वो रेगुलर विजिटर है, जैसे हिंदुस्तान में जिसको हम आजकल गोदी मीडिया या उस तरह से बोलते हैं, वो वहां पर उसका ट्रंप मीडिया जो है वो वही चेहरे आपको बार बार दिखेंगे, लेकिन थोड़ा सा उन लोगों में थोड़ा सा ज़मीर बाकी है और वो उससे सवाल कर लेते हैं। यहाँ ये स्थिति जो है, वो ज़मीर वो तो बेच कर बैठे हुए हैं, उन्होंने तो कभी पूछना ही नहीं है, उन्होंने सिर्फ वही पूछना है कि आप आम कैसे खाते हैं, चूस कर खाते हैं कि काट कर खाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है, इन्हीं चीज़ों को आपका ध्यान भटकाने, क्योंकि दोस्त है ना एक दूसरे से पूछ लेते हैं कि भैया मैं क्या करूं, मैं तो अटक रहा हूं इस मामले में, तो भैया मैं तो यहाँ झूठ बोलकर काम चला रहा हूँ, आप भी वही चलाइए। और उसी झूठ का जो असर आपने देखा, वो जो आप बता रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज को आप सडनली इंप्रूव करेंगे, स्टॉक एक्सचेंज को आप सडनली, शेयर मार्केट को आप सडनली उसको डिफ्यूज करेंगे और उससे आप अपने चाहने वालों को मिलियंस नहीं बिलियंस का फायदा देंगे। तो वो चीजें जो हैं, वो अगेन ये सारी इतनी बड़ी लड़ाई आप लड़ रहे हैं और वहां पूरा मिडिल ईस्ट आग में झोंका हुआ है, उन चीजों को छोड़कर आप वहां की स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात कर रहे हैं।
आप तो हर्षद मेहता से भी आगे निकल गए। मतलब हालत तो ये है ना जी, आपको याद होगा इंडियन हमारी दलाल स्ट्रीट का सबसे बड़ा स्कैम जो हुआ वो उस दौरान हुआ। तो उनका काम करने का तरीका अलग था, लेकिन वो तो था ही ब्रोकर, उसको तो करना ही वो सब था। लेकिन इन साहब को शायद ये भूल जाते हैं कि ये दुनिया के एक ताकतवर देश के सर्वे सर्वा हैं, लेकिन इसके बावजूद इनकी हरकतें जो हैं वो मुझे नौटंकी वाली लगती हैं। एक नौटंकी शब्द ठीक रहेगा इनके लिए कि वो कुछ भी तरह। और इनकी अब जो कोशिश थी, इस नौटंकीबाज की जो कोशिश थी वो ये थी कि वो कठपुतली की तरह वहाँ मिडिल ईस्ट में देशों को अपने अपने इशारों पर नचाए। लेकिन इस बार जो सामने इसका हदफ था वो बहुत भारी पड़ा इसको, और इससे घबराए हुए अभी आपके ध्यान में रहा होगा कि इसने 48 आवर्स का एक हार्मुज स्ट्रेट को खोलने का एक बयान दिया था। वो सारी चीजें हाथ से निकल गई, वो नहीं हो पाया। तो अब कहीं ना कहीं तो आपका ध्यान आपको भटकाना है। तो इन सब चीजों को मद्देनजर ये जो अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज के साथ जो ड्रामा इन्होंने किया, ये सिर्फ इसी का एक छोटा सा मतलब वो ध्यान भटकाने वाला ही एक छोटा सा प्रयास था। जी बोलो साहब। हारिस साहब, आपके पास आता हूँ। आप तो पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, दुनिया भर की हिस्ट्री आपको पता है, उसकी सूक्ष्म जो चीजें होती है वो भी आपको पता है। ये पूरा जंग का जो सिनेरियो है ना, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। ऐसा लगता है धुंध के अंदर ना ये चला गया, कुछ नजर नहीं आ रहा क्या है। अगर आपको कुछ नजर आता तो बताइए सर, हमारा भी थोड़ा ज्ञानवर्धन हो जाएगा, पता तो लगे हो क्या रहा है इस दुनिया में, कौन क्या चाह रहा है। दिस मैन इज प्रूव टू बी एक्सट्रीम चीटर एंड अनरिलायबल, नोबडी कैन ट्रस्ट हिम, दैट इज वन थिंग फॉर श्योर। जी वोरा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ऐसा है कि जब कोई जंग बिना किसी ऑब्जेक्टिव के शुरू की जाती है और बिना किसी बेल आउट पैकेज के शुरू की जाती है, तो फिर यही हाल होता है जो इस समय हो रहा है। शुरू से ही केवल और केवल क्योंकि इजराइल जो है और इजराइल की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, जिसमें वहां के प्रधानमंत्री के ऊपर बहुत से करप्शन के इल्जाम और ये वो सारा कुछ लगे हुए हैं, इलेक्शन आ रहा है, उस सब चीजों की वजह से इजराइल अटैक कर रहा था। और साथ में आपने कहा कि क्योंकि इजराइल अटैक कर रहा है इसलिए हम भी कर लेते। उन्होंने ये बात क्लियरली कही कि क्योंकि इजराइल अटैक कर रहा था इसलिए हमें भी करना पड़ा। अब सवाल यह है कि जब आप ये काम कर रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव ये, फिर अपने आप ही ये कह रहे हैं कि उनके पास अब बचे ही कुछ नहीं, कोई निशाने पर कोई ऐसी चीज, इसलिए हम बस अब जंग बंद कर रहे हैं 5 दिन के लिए। अब सवाल ये है कि आप जब जंग में गए थे और आपने इतना बड़ा नुकसान करवाया, आपके एयरक्राफ्ट कैरियर वहां से भाग लिए, आपकी जो वहां पर अड्डे थे और जितने बड़े बड़े रडार सिस्टम थे वो सब तबाह हो गए, और उसके बाद जिसके कहने पे आप जंग में गए थे उसकी खुद बीटिंग लेनी पड़ रही है, उसके खुद न्यूक्लियर रिएक्टर तक खतरे में पड़ गए हैं। तो अब कह रहे हैं कि बस हम 5 दिन के लिए जंग बंद कर रहे हैं। लेकिन ईरान जो है इन धमकियों से बहुत दूर जा चुका है, वो डू एंड डाई की सिचुएशन में। वो कहते हैं कि अब हम वो काम नहीं करेंगे जो पहले कर दिया, कि पहले जून 25 में जब जंग बंद कर दी कि चलो ठीक है जी कोई बात नहीं, लेकिन अब वो कहते हैं कि नहीं, हमें कोई ना कोई ड्यूरेबल पीस चाहिए इस इलाके में। ये नहीं है कि आप जब उठो हमारे ऊपर अटैक कर दो। और ये अटैक जो है अनवांटेड था, इलीगल था, और जिसकी इसीलिए पूरी दुनिया में कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है, इंक्लूडिंग नेटो जो क्लोज एलाई है यूनाइटेड स्टेट्स के, उनमें से कोई भी कंट्री सामने नहीं आ रहा है जंग को रुकवाने या जंग में सहयोगी बनने के लिए। हालांकि इतनी ज्यादा अमेरिका की तरफ से कोशिश की गई कि भी आओ आप जंग में, कभी उनको कहा गया कि आप डरपोक हो इसलिए नहीं आ रहा है, कभी कह रहा है कोई बात नहीं देखेंगे वगैरह। रशिया जो ईरान है, ईरान बिल्कुल क्लियर है अपने मकसद में। क्लियर ये है कि एक तो इजराइल को ठोकना है जितना ठोका जा सके। मैं तो ये सोच रहा था, मैं ये सुन रहा था जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी जिसमें उन्होंने कहा कि फॉर 5 डेज हम अटैक नहीं करेंगे। मैं सुनते सुनते मैंने कहा इस वक्त ये है कि ईरान बहुत ज्यादा अटैक करेगा, क्योंकि अगर एक्चुअली भी जंग बंद हो रही है, फिर भी जाते जाते जो बड़ी जो डोमिनेंट वो होती है, जिसका पलड़ा भारी होता है, वो जाते जाते काफी अटैक करके और ज्यादा स्वाहा करता है चीजों का। लेकिन शाम तक हमें पता चल गया कि नहीं, ईरान ने तो कोई बातचीत नहीं की। आप बातचीत भी खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और उसका सोल्यूशन भी खुद कर रहे हैं और खुद ही अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि हम जंग बंद कर रहे हैं और 5 दिन बाद हम इसको शुरू भी कर सकते हैं। फिर ये भी कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान और अमेरिका मिलकर के उसका संचालन करेंगे। भाई कहां पर किसने बात की है? तो इससे ये जो जंग इस समय चल रही है और आगे थोड़ी और चलेगी, हालांकि इतना ज्यादा फाइनेंशियल प्रेशर पूरी वर्ल्ड से इसके ऊपर बना हुआ है, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक रिसेशन के कगार के ऊपर खड़ी हुई है।
जिस तरह से शेयर मार्केट्स डाउन जा रही हैं, जिस तरह से वो सारी सप्लाई लाइंस जो ब्रेक हो चुकी हैं, चाहे ऑयल हो, चाहे गैस हो, चाहे फर्टिलाइजर हो, चाहे वो सब बाई प्रोडक्ट्स हैं जो गल्फ से पूरे विश्व में जाती हैं, उन सबको वो किया हुआ है। और इसको दोबारा लाइन पे लाने के लिए अगर आज जंग खत्म हो जाती है, कम से कम 6 महीने लग जाएंगे उसको दोबारा सप्लाई लाइंस पूरी तरह से चालू करने के लिए। ईरान को इस चीज का अंदाजा है, पता है कि जितना ज्यादा फाइनेंशियल प्रेशर, इकोनॉमिक प्रेशर बनेगा, उतना ज्यादा अमेरिका पीछे हटेगा, और वो हट रहा है। अमेरिका को ये समझ नहीं आ रहा है कि इस जंग से मैं निकलूं कैसे बाहर। क्या वो इजराइल को अकेला छोड़ के करेगा? अगर इसने जंग बंद कर भी दी, क्या इजराइल और ईरान की जो जंग चल रही है, जो गोलाबारी एक्सचेंज हो रही है, वो भी बंद हो जाएगी? क्या इजराइल का जो लेबनान पे अटैक चल रहा है वो भी बंद हो जाएगा? यानी वो इस ऐलान का बाई प्रोडक्ट होगा। इस चीज के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं थी, उसलिए पता चल गया था कि ये एक शगुफा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और मुझे लगता है इससे एक चीज क्लियर है कि माइंडसेट ये है कि वो जंग नहीं और करना चाहते। अमेरिका जो है और जंग नहीं कर पाएगा, उससे बाहर निकले की फिर और कोई कोशिश करेगा। इसमें चाहे वो टर्की को मध्यस्थता के लाए, चाहे पाकिस्तान को लाए, चाहे ओमान को लाए, जो भी कंट्रीज आगे आ रहे हैं, लेकिन अभी तक बिल्कुल अनसर्टन है। और मैं ये कह रहा हूँ कि पूरी विश्व की आर्थिक अर्थव्यवस्था जो है वो आगे को और ज्यादा चुरमुराएगी, इंक्लूडिंग हमारे देश की। सबसे बड़ा इसका फॉल जो होगा यो इस चीज के ऊपर होगा। और अगर एक बार इकोनॉमिक रिसेशन आ गया पूरे विश्व के अंदर, उसमें से निकलना भी बड़ा मुश्किल होगा।